हाय क्लास। तो एक सबसे एक्साइटिंग, मुझे जो सबसे एक्साइटिंग सब्जेक्ट लगता है स्टैटिस्टिक्स, उसके बारे में बात शुरू करते हैं। मुझे इतना एक्साइटिंग इसलिए लगता है स्टैटिस्टिक्स बिकॉज अभी आज के जमाने में जो भी एडवांसेस हो रहे हैं, हर फील्ड में जो भी एडवांसेस हो रहे हैं उसके पीछे स्टैटिस्टिक्स का एक बड़ा हाथ है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आज पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल ले लीजिए। आज पॉलिटिक्स में डेटा ही यूज किया जाता है और कुछ नहीं। एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्शन हो रहा है तो उसमें कास्ट का अरिथमेटिक क्या है, पहले किस तरीके से वोट किए गए हैं, कौन लोग किसको वोट करते हैं, किसके लिए क्या परेशानियां हैं, उसको कौन सॉल्व करेगा, उस पार्टी को वोट मिलेगा। इस तरीके से जोड़ जोड़ के जो है आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज जो है उस तरीके से इलेक्शन को अटेम्प्ट करती है। आपने देखा ही होगा कि पूरा का पूरा रोस्टर लिस्ट लेते हैं, कौन किस कास्ट का है, किसने पहले किसको वोट किया है, क्या पॉसिबिलिटी है। और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, आजकल तो ऐसे एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स आ गए हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को पूरा का पूरा डेटा ले जा करके हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और तो और अब ये डेटा तो था ही, ऊपर से फोन नंबर्स आ गए, ईमेल एड्रेसेस आ गए और पॉलिटिकल पार्टीज के पास एडवर्टाइजमेंट चैनल्स आ गए, उसके थ्रू किसको क्या मैसेज देना है, कैसे मैसेज देना है ताकि उनको अपनी तरफ खींचा जा सके। हर जगह स्टैटिस्टिक्स, हर जगह डेटा, हर जगह ट्रेंड्स का इस्तेमाल। पॉलिटिक्स ही ऐसा है जो स्टैटिस्टिक्स के जिसको बेनिफिट हुआ है, ऐसा नहीं है। हेल्थ को ले लेते हैं। आज दुनिया भर में इतने सारे एडवांसमेंट चल रहे हैं, अलग तरीके के ड्रग्स बन रहे हैं, नए बीमारी, जो पुरानी बीमारी है उनके नए तरीके निकल रहे हैं और ह्यूमन बॉडी को स्टडी किया जा रहा है। इन सारे चीजों में पास्ट जो स्टैटिस्टिक्स है उसका बहुत बड़ा हाथ है। अब एक इंसान का पूरा मेडिकल हिस्ट्री कैसा रहा है, वो बॉडी किस चीज को कैसे जो है रिस्पॉन्ड करता है, कौन से मेडिसिन को रिस्पॉन्ड करता है, कौन से मेडिसिन को नहीं रिस्पॉन्ड करता है, पूरा का पूरा डेटा रख करके अभी इतना एडवांस हो गया है कि मेडिकल साइंस जो है एग्जैक्टली बॉडी को जो है समझ सकता है। नॉट एग्जैक्टली समझ सकता, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, फिर भी जो एडवांसमेंट हुए हैं वो स्टैटिस्टिक्स के कारण से हुए, ताकि जो है अभी जो भी बड़ी बड़ी चीजें हो पा रही हैं मेडिकल फील्ड में वो स्टैटिस्टिक्स के कारण से ही हो पा रही है, डेटा के कारण से हो पा रही है। और आप देखेंगे कि क्या पते की बात है कि आप डेटा को रिकॉर्ड करना इतना आसान है। आप सब कुछ इंटरनेट पे आ गए, सब कुछ क्लाउड पे चला जाता है, डेटा को रखना, डेटा को इंटरनेट पे डालना इतना आसान है कि अब अगर आजकल के आप एनालिसिस देखेंगे तो लगेगा कि अच्छा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इतनी बातें हुई, सलमान खान को इतनी बार सर्च किया गया है, सनी लियोने को इतनी बार सर्च किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतनी बार सर्च किया गया है, तो डोनाल्ड ट्रंप को इतनी बार सर्च किया है, हिलरी क्लिंटन को इतनी बार सर्च किया गया है। और सर्च के हिसाब से, लोगों के हिसाब से ये इतना पॉपुलर, वो इतना पॉपुलर। और आगे आने वाले समय में ये जो डेटा का जो कलेक्शन इतना बढ़ गया है, उसका एनालिसिस जब चलेगा तो आपको पता चलेगा कि कितने सारी चीजें, कितना सारा नॉलेज जो छुपा हुआ है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो चलिए, वो तो पॉलिटिक्स हो गया, वो थोड़ा सा हमने हेल्थ साइंसेस के बारे में बात कर ली है, हमने सेलिब्रिटीज के बारे में भी इसी बहाने से बात कर ली है। हमारे फाइनेंस का क्या, हमारे अकाउंटिंग प्रोफेशन का क्या, क्या यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का कोई योगदान है? तो क्लास, स्टैटिस्टिक्स का योगदान हर जगह है और सबसे ज्यादा योगदान जो है वो बिजनेस पे है, क्यों ना हो। तो चाहे वो इकोनॉमिक्स का फील्ड हो जहाँ पे जो है डिमांड एनालिसिस करके एक फील्ड है जहाँ स्टैटिस्टिक्स आकर के सीधे जो है कंट्रीब्यूट करता है, या फिर वो इकोनोमेट्रिक्स हो, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को साथ में रख करके इकोनोमेट्रिक्स बना दिया गया है, जहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस की बात की जाती है, तो टाइम सीरीज एनालिसिस की बात की जाती है, इंडेक्स नंबर्स की बात की जाती है, और सीधे सीधे स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स को हेल्प करता है। इकोनॉमिस्ट एक तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे इकोनॉमी के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में भी बात करने की कोशिश करते हैं, और हर जगह जो है स्टैटिस्टिकल मॉडल ऑफ डेटा उनको हेल्प करता है। अगर मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट डिसीजन में बात करें, तो वहां पे स्टैटिस्टिकल डिसीजन थियोरी करके एक फील्ड है जिससे कि मैनेजमेंट सीधे सीधे डिसीजन लेने में हेल्प पा सकता है। ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स बड़ा एक स्टैटिस्टिकल फील्ड है जहां पे सप्लाई चेन जो लॉजिस्टिक्स है उसको समझने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए एक मैनेजमेंट यूज कर सकता है स्टैटिस्टिक्स का उस फील्ड को।
जनरल अगर इंडस्ट्री और कॉमर्स को देखें तो वहां पे जो स्टैटिस्टिक्स है उसके खूब सारे फील्ड्स, चाहे वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन हो, चाहे वो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस हो, चाहे वो इंडेक्स नंबर्स हो, चाहे वो टाइम सीरीज एनालिसिस हो, चाहे प्रोबेबिलिस्टिक थ्योरी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो हो, जितने सारे फील्ड हैं सब जाकर के वहां पे हेल्प करते हैं अलग अलग फील्ड में। अगर रिग्रेशन और कोरिलेशन को देख लिया जाए तो वो सेल को फ्यूचर में प्रेडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से टाइम सीरीज को देख लिया जाए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी बिजनेस के पैरामीटर्स है उसको एनालाइज करने में जो है वो हेल्प करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस अभी बहुत ज्यादा ही जो है इस कट थ्रोट कंपटीशन में वही बिजनेस आगे निकल पाएगा जो बिजनेस इस डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएगा, इंटरप्रेट कर पाएगा और स्टैटिस्टिक्स के जो प्रूवन मेथड्स है उसको यूज करके ऐसे एनालिसिस समझ पाएगा जो कि दूसरे नहीं समझ पाते। आज ई कॉमर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, बिजनेस में ई कॉमर्स में आज देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है। आप इंडिया में अगर देखा जाए तो अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, दो बिग कॉमर्स कंपनीज की मैं अगर बात करूं तो उनका जो टीम है जो कि स्टैटिस्टिक्स को समझता है, समझने की कोशिश करता है कितने विजिटर्स आए, कितने सारे प्रोडक्ट्स को देखा, उसमें से कौन से प्रोडक्ट्स को खरीदा, कौन से प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदा, कितना प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं, क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, इस पूरा का पूरा एनालिसिस ये उनके कोर, उनका जो कोर है बिजनेस में, ये माइंड ही है जो लगता है उसको समझने की कोशिश करता है, उसको और अच्छा करने की कोशिश करता है। लॉजिस्टिक्स में उनके ही लॉजिस्टिक्स में तो कितना ऑर्डर जो है डिलीवर हुआ टाइम पे, कितना ऑर्डर डिले हो गया, कितना ऑर्डर कैंसिल हो गया, उस पर पूरी की पूरी टीम बैठी रहती है समझने के लिए। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स समझेंगे पूरा का पूरा मुझे विश्वास है कि आप इंडस्ट्री में अभी जितना भी आप पहुंचेंगे, अगर स्टैटिस्टिक्स उसके ऊपर से अगर आप समझेंगे तो आपका वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आगे जाते हुए ह्यूमन माइंड का जो इंटेलिजेंस है वो डेटा को समझने का जो है सबसे ज्यादा वैल्यू जो है वहीं पे आने वाला है, ये मेरा मानना है और मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि ये मानना जो है धीरे धीरे सच भी हो रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स इतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टैटिस्टिक्स शुरू कर रहा हूं और स्टैटिस्टिक्स शुरू करने के बाद मैं सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है आपके साथ डीप में डिस्कस करूंगा और होपफुली हम लोग साथ में जो है जब डिस्कस करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा स्टैटिस्टिक्स में और आप डेटा से डरेंगे भी नहीं और डेटा से कंफर्टेबल हो जाएंगे। होपफुली मैं आपके अंदर इतना इंटरेस्ट जगा दूंगा कि आगे जाते हुए आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली एज प्रोफेशनल जब आप ग्रो होंगे तो आप डेटा को इंटरेस्ट के साथ समझेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, एनालाइज करेंगे और अपने ग्रुप में जो है एटलीस्ट काफी रेस्पेक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, ओके। तो ये था स्टैटिस्टिक्स। अब इसके बाद मैं एक बात करना चाहता हूं कि जरा पीछे देखिए और मुड़ के देखते हैं पहले क्या, आज तो ठीक है स्टैटिस्टिक्स इतना बड़ा फील्ड हो गया है, पहले वाले लोग क्या करते थे। तो अगर इंडिया की मैं बात करूं तो चाणक्य जी जो थे, चाणक्य जी पहले ऐसे इंसान थे इंडिया में जिन्होंने सेंसस, अपने स्टेट के सेंसस में किसी का डेट ऑफ बर्थ, किसी का डेट ऑफ डेथ, इस तरीके की चीजें अपने बुक में रिकॉर्ड करी थी। उसके पहले का कोई हिस्ट्री हमारे पास नहीं। और उसके बहुत दिनों के बाद अबू फजल जी थे जो कि अकबर के राज में उस समय पे सेंसस के मामले में उन्होंने एनी अकबरी में कुछ कुछ उसमें लिखा था। और बाद में तो फिर जब वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स को पढ़ने लग गया तो उसके बाद तो फिर काफी एडवांसमेंट हुए और आजकल तो इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि वर्ल्ड में काफी पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंडिया में हैं जो कि सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पे ही काम करती है। अगर हम बाहर की तरफ देखें तो एक केस आता है इजिप्ट वाले सिविलाइजेशन का, जहां पे जो फराव थे वो 3000 बीसी से 300 बीसी तक, उसके बीच में अपने पूरे स्टेट में कितने लोग हैं, क्या है, नहीं है, जो सेंसस है उसका जो है वो लोग आकलन करते थे। वहां से स्टैटिस्टिक्स, उसको हम स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं, डेटा कलेक्शन कह सकते हैं, वहां तक होता था, वहां से होता था। और फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एज अ फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो लैटिन, जो रोम का जो एरिया है वहां से शुरू हुआ। ठीक है, तो मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में दो बातें जो है करूंगा अपने स्क्रीन के साथ में रखते हुए। एक तो ये है कि बहुत कंफ्यूजन है कि स्टैटिस्टिक्स वर्ड का जो ओरिजिन हुआ वो कहाँ से हुआ। सब लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या कौन से वर्ड से और कौन से कंट्री के लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं। इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मुझे स्क्रीन यूज करना पड़ेगा। और सेकेंड चीज ये कि स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन में भी कंफ्यूजन है। स्टैटिस्टिक्स है, ये प्लूरल है या सिंगुलर है, अगर प्लूरल है तो क्या मतलब है, अगर सिंगुलर है तो क्या मतलब है, तो ये भी देख लेते हैं।
ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं आपके साथ। तो फाइट हो गया, चार कंट्रीज के बीच में फाइट हो गया सर। पहला कंट्री लैटिन वाले लोग हैं, जो लैंग्वेज वाले लोग हैं, तो उसके बाद कंट्री है इटली, तीसरा कंट्री है जर्मनी, और चौथा है फ्रेंच। ये सब लोग जो है आपस में जो है, कौन क्लेम करता है ओरिजिन ऑफ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स को, अभी तक क्लियर नहीं है सर। लैटिन बोलते हैं स्टैटस से आया है, इटालियन बोलते हैं नहीं हमारे लैंग्वेज में एक वर्ड है स्टैटिस्टा, वहां से आया है। जर्मन बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में एक वर्ड है स्टैटिस्टिक, वहां से आया है। फ्रेंच बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में एक वर्ड है स्टैटिस्टिक, वहां से आया है। तो कोई इस झगड़े को सॉल्व नहीं करना चाहता है, सब लोग अपना अपना मानो और खुश रहो बेसिकली, राइट। लैटिन नॉलेज बिकॉज पुराने हैं तो हो सकता है कि वो लोग सही हो, लेकिन वहां से रेफरेंस ये आया था कि जो स्टेटस जो वर्ड है वो स्टेट से आया, और स्टेट में जो सेंसस हमें करना था स्टेट को समझने के लिए, वहां से जो है ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड के आया, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स का जो है हमेशा आप देखेंगे पॉलिटिक्स के थ्रू ही हुआ है, चाहे वो चाणक्य वाली बात कर रहा था मैं, चाहे वो फराव वाली बात कर रहा था मैं, चाहे यहाँ स्टेट वाली बात कर रहा हूँ, वहीं से शुरुआत हुआ है, फिर धीरे धीरे वो नंबरिंग स्कीम हर जगह यूज होना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये हो गया ओरिजिन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात है। डेफिनेशन में भी कंफ्यूजन, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स है एस एल लास्ट में, तो ये प्लूरल है क्या? अगर प्लूरल है तो स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट भी है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो सिंगुलर हो गया, अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो सिंगुलर हो गया, इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सिंगुलर हो गया, स्टैटिस्टिक्स भी तो सिंगुलर होना चाहिए ना। लेकिन स्टैटिस्टिक्स बहुत बार जो है यूसेज उसका प्लूरल भी हो जाता है, क्यों? भाई इस कंपनी का जरा स्टैटिस्टिक्स मुझे दे देना, इस कंट्री का स्टैटिस्टिक्स जरा देखते हैं, करेक्ट। इस प्रोडक्ट का स्टैटिस्टिक्स जरा बताओ। तो यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डेटा, तो डेटा क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दैट आर कलेक्टेड फॉर एनालिसिस, तो ये है प्लूरल वाला डेफिनेशन, जहां पे आप बोलेंगे खूब सारा डेटा को जो है स्टैटिस्टिक्स बोल दो। अगर सिंगुलर जो साइंस वाली अगर बात करें तो वो सिंगुलर मीनिंग है साइंस ऑफ काउंटिंग, साइंस ऑफ एवरेजेस, साइंस ऑफ काउंटिंग, साइंस ऑफ एवरेजेस, या फिर द साइंटिफिक मेथड दैट इज अप्लाइड, that is employed or applied for collecting, analyzing and presenting data, leading finally to drawing some conclusion, inferences. Statistics के definition में ही statistics को यूज करना ही ज्यादा स्मार्ट काम तो नहीं है, right? So leading finally to drawing inferences about some important characteristic of the data. तो ये मेथड साइंटिफिक मेथड है, या फिर ये साइंस ऑफ काउंटिंग या साइंस ऑफ एवरेजेस, वो है सिंगुलर यूज, और प्लूरल यूज है कि सिर्फ डेटा। ठीक है, फाइन। तो ये दो चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली बात है। दो और बातें जो है मैं चाहूंगा कि आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में याद रखें। ऑफ कोर्स हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, पर दो बातें जो है वो जनरली आप याद रखें। पहली बात तो ये कि स्टैटिस्टिक्स जो है उसमें एक डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हम जो है सारे डेटा को देख करके क्या ट्रेंड निकल रहा है उसके बारे में ज्यादा बातें करते हैं, एक डेटा उतना इंपॉर्टेंट। Aggregates are more important, individual data is less important। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये स्टैटिस्टिक्स में कि देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि आपके पास एक सैंपल होता है, सैंपल का साइज जो होता है वो छोटा होता है, बिकॉज उतना आप मेजर कर सकते हैं, और उस सैंपल में जो एनालिसिस और ट्रेंड निकल रहा है उसके आधार पे आपको फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, करेक्ट। अगर ये सैंपल जो आपने बनाया है ये पूरी तरीके से अगर रैंडम सैंपल नहीं है, पूरी तरीके से ऐसा सैंपल नहीं है जिसमें कि कोई बायस नहीं डाला गया है, तो बहुत चांसेस है कि वो जो फ्यूचर का जो वैल्यू है वो पता नहीं। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए एक स्टेट में इलेक्शन हो रहा है और उस स्टेट में एक सर्वे जो है करने वाली एक न्यूज कंपनी आई है, और वो एक गांव में गए, और एक गांव में एक ही कास्ट के लोग, मान लेते हैं अभी के लिए कि कास्ट एक पार्टी को वोट करता है, और उसी से जो है वो पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, और उसी कास्ट के 5000 लोगों से पूछ लिया उन्होंने आप किसको वोट करोगे, तो वो हमेशा एक ही पार्टी का नाम बता रहे हैं, और उसके बेसिस पे उन्होंने पूरे स्टेट का जो है पिक्चर बता दिया कि बॉस देखिए इस पार्टी का तो अभी इस बार मजेदार जो है जीत होने वाली है। आपने देखा, मैंने जान करके इतना स्टूपिड काम तो नहीं करेंगे आज की दुनिया में, सबको पता है कि जो सैंपल है वो बहुत ज्यादा ही बायस सैंपल है अगर एक ही नाम में गए हैं,
बट पॉइंट मेरा ये कहने का है कि देखिए सैंपल को रैंडम बनाना पड़ता है। आपको अगर 5000 ही लोगों से बात करके स्टेट का क्या स्विंग अगर आपको ये पता करना है तो आपको सारे गांव में जितने हो सकते हैं वो सारे गांव को समझना पड़ेगा, रैंडमली गांव को पिक करना पड़ेगा, उसमें हर गांव में जा जाके 5 लोगों से बात करना पड़ेगा और 1000 गांव में जाना पड़ेगा और 5000 ऐसे सैंपल देखने पड़ेंगे, तब जाकर के जो है आपको शायद सही पिक्चर मिलेगी कौन सी पार्टी किधर जीतने वाली है, नहीं जीतने वाली। अगर सेम बात करें अगर फाइनेंस वर्ल्ड में, इंडस्ट्री वर्ल्ड में, तो सिमिलरली जब भी हम किसी भी डेटा का एनालिसिस करते हैं तो ये जरूर देखना है कि उसमें कुछ बायस तो नहीं जा रहा है, ये सारे के सारे डेटा रैंडम तो हैं और अगर रैंडम है तो उसके आधार पे जो है फिर आप फ्यूचर प्रोडिक्शन जरूर कर सकते हैं। और वो जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो कैसे कंडीशन में, क्या बाउंड्री कंडीशन में कलेक्ट किया गया है, और जब प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो बाउंड्री कंडीशन भी सेम होना चाहिए, तभी जाकर के आपको करेक्ट प्रोडिक्शन कर। ठीक है, तो ये थे मेरे दो कमेंट्स। पहला ये कमेंट कि एक डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एग्रीगेट ओवरऑल डेटा का ट्रेंड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ये कि जो आप सैंपल लेते हो जिसके आधार पर ट्रेंड का एनालिसिस आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो उसमें बायस नहीं होना चाहिए और उसके बाउंड्री कंडीशंस क्लियर होने चाहिए। ये दोनों चीजें जरूरी हैं, तभी जाकर के आप जो है सही सही फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हो उस डेटा को। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम थोड़ा डेटा क्या है, डेटा को समझने की कोशिश करते हैं स्टैटिस्टिक्स में।